नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आपने इससे पहले हमारी रेलवे के नियमों के बारे में जो पहली वीडियो थी, उम्मीद है कि देखी होगी, और अगर नहीं भी देखी तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे रहे हैं, आप अभी जाकर देख सकते हैं। तो आज ही इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे से जुड़े 4 मुद्दों को उठाएंगे और आपको उनके बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की पुलिस यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की। देखिए, एक सरकारी रेलवे पुलिस का अधिकार अपने ज्यूरिसडिक्शन में यानी अपने क्षेत्र में वैसा ही होता है जैसे कि अपने क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी जिला पुलिस का होता है, और उसके अतिरिक्त उनके कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या है। पहला कर्तव्य है रेलवे स्टेशन पर और रेल के अंदर व्यवस्था बनाए रखना। इसके लिए उनका काम है कि वो यात्रियों की भीड़ को नियंत्रण में रखें। रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, टिकट बुक करने की जगहों पर, वेटिंग हॉल्स यानी इंतजार करने के कमरों में, और अंदर और बाहर जाने के रास्तों पे, और तब भी जब कोई आपातकालीन या फिर इमरजेंसी की स्थिति बन जाए। उनका ये काम भी है कि वो वाहनों यानी व्हीकल्स की भीड़ को स्टेशन के आसपास नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। उन्हें स्टेशन पर रुकी गाड़ियों में व्यवस्था बनाए रखनी होगी और गाड़ियों में अधिक भीड़ भाड़ को रोकना होगा। साथ ही स्टेशन पर खड़ी लोडेड पैसेंजर ट्रेनों में सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण करना होगा। उनको ये भी काम है कि कोई रुकावट पैदा करने वाले या उपद्रव करने वाले यात्रियों को गिरफ्तार करें, छुआछूत फैलाने वाली बीमारी से ग्रस्त लोगों को स्टेशन से हटाएं और पूरी जगहों को भिखारियों से मुक्त रखें। उनका ये भी कर्तव्य है कि जब टर्मिनल स्टेशन पर गाड़ी आए तो वो डिब्बों की जांच करें और देखें कि कोई सामान तो यात्रीगण पीछे छोड़कर नहीं चले गए, किसी चीज के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करी गई है, और पूरा निरीक्षण करना टर्मिनल स्टेशन पर आई हुई गाड़ी का भी उनका ही कार्य है। ट्रेनों में या स्टेशन पर मरने वाले लोगों का शव हटाना या बीमार यात्रियों को अस्पताल ले जाना भी उनका काम है। कुछ और कर्तव्य हैं उनके। रेलवे पर होने वाले हादसों की जांच करना, किसी भी अपराध की जानकारी सही अधिकारियों तक सही तरह से रेलवे अधिनियम के अंतर्गत पहुंचाना, और रेलवे कर्मचारियों के किए गए फ्रॉड यानी धोखाधड़ी के बारे में सही अधिकारियों यानी अथॉरिटीज को बताना, यात्रियों को और रेलवे अधिकारियों की मदद करना, और उस हद तक उनकी मदद करना कि उनकी खुद की ड्यूटीज पर असर ना पड़े। उनका साफ अक्षरों में काम है कि रेलवे पर होने वाले अपराधों को रोका जाए, उनका पता लगाया जाए। ये भी समझ लीजिए कि स्टेशनों पर या पार्सल कार्यालयों में माल गाड़ियों या डिब्बों की सुरक्षा करना रेलवे पुलिस का काम नहीं है, बल्कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम है। अब बात करते हैं रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स की। देखिए, सामान्य अदालतों में तेजी से निर्णय लेना मुश्किल है क्योंकि वहां पहले से ही बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों के मामले चल रहे हैं, और इसलिए ही न्याय पाने की प्रक्रिया जटिल है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। तो इस परेशानी का सामना करने के लिए ही रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी रेलवे से जुड़े दावों के ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करी गई, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल अधिनियम 1987 के द्वारा। इससे रेलवे के यात्रियों की परेशानी का निवारण जल्दी हो जाएगा, ये सोच आई थी। और जिन लोगों को किसी हादसे का सामना करना पड़ा या उनके सामान का नुकसान हो गया या उनको मुआवजा मिल जाए, ये सोच भी इसके पीछे ट्रिब्यूनल्स को स्थापित करने के पीछे रखी गई थी। इसकी कई बेंचेस पूरे देश में मौजूद हैं ताकि सब लोगों को इंसाफ की सुविधा आराम से प्राप्त हो सके। अब अगर कोई हादसा हो जाता है रेलवे में, या किसी के सामने कोई नुकसान आ जाता है, या किसी के सामान का नुकसान हो जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके आगे क्या प्रक्रिया होती है, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा, ये भी जानते हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत उन स्थितियों के बारे में बताया गया है जहां रेलवे अपनी गलती के लिए उत्तरदायी है यानी लायबल है। ये तब होगा जब किसी दुर्घटना में 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हो जाए, या गाड़ी पटरी से उतर जाए, डिरेल हो जाए, या किसी डिब्बे में किसी दुर्घटना की वजह से किसी यात्री की मृत्यु हो जाए, या उसे व्यक्तिगत चोट पहुंचे, या फिर यात्रियों का जो सामान है उसे नुकसान पहुंचे, सामान खराब हो गया हो, या उसका विनाश हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो। 1994 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन हुए जिनमें 124A धारा को लाया गया, और इसमें कुछ और ऐसी घटनाएं बताई गई जहां पर रेलवे की लायबिलिटी यानी दायित्व बनेगा। यहां पर अनटोवर्ड इंसिडेंट्स यानी अप्रिय घटनाओं में रेलवे की लायबिलिटी जोड़ी गई। अधिनियम की धारा 123 के हिसाब से अनटोवर्ड घटनाओं में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव प्रिवेंशन एक्ट 1987 की धारा 3(1) के अंतर्गत किसी आतंकी घटना को शामिल किया गया। डकैती, हिंसक मामला और रॉबरी भी शामिल किए गए साथ ही, और ट्रेन में इंतजार करने वाली जगहों या कमरों में, क्लोक रूम में, ऐसी जगहों पे या ट्रेन के अंदर भी गोली चलाना, आग लगा देना या दंगे हो जाना भी इन सब में शामिल है। इसमें किसी हादसे में अगर कोई यात्री ट्रेन से गिर जाता है तो उसके लिए भी रेलवे का दायित्व बनेगा। इन सब परिस्थितियों में रेलवे का दायित्व है और वो उसे मुआवजा देना ही होगा। अब ये जानते हैं कि अगर हम भारतीय रेलवे के माध्यम से अपने किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो इसकी क्या विधि है, क्या करना होगा। देखिए, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि आप अपने पालतू जानवर को अपने साथ अपनी ही बोगी में लेके नहीं यात्रा कर सकते। रेलवे अधिनियम की धारा 77A के अंतर्गत या तो जानवरों को रेल से भेजने वाले व्यक्ति को नियमबद्ध
1301 के अनुसार कुछ प्रतिशत कीमत देनी होगी, या फिर एक हाथी को भेजने के लिए 1500 रुपए का वेतन देना होगा, घोड़ों के लिए 750 का वेतन देना होगा, खच्चर, ऊंट और सींग वाले मवेशी यानी कैटल्स के लिए 200 रुपए का वेतन देना होगा, गधे, भेड़, बकरी, डॉग्स और बाकी जानवरों के लिए और चिड़ियों के लिए 30 रुपए का वेतन देना होगा। अगर आपके पास कोई छोटा या बड़ा पालतू डॉग है जैसे कि लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बॉक्सर आदि, तो उन्हें आप एसी फर्स्ट क्लास या सिर्फ फर्स्ट क्लास में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में यात्री को पूरी बोगी बुक करानी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।